हेलो एवरीवन, मैं भारती शर्मा आज फिर आपके अपने चैनल शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। जैसे कि हमने सोचा आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आपको आज से हमारी हर वीडियो में इस तरह के एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनके जवाब आपको यहाँ अभी नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको हमारी वीडियो जरूर देखनी होगी और वीडियो के बीच में ही आपको इन दोनों सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे। तो आइए हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? क्या आप जानते हैं कि हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? होगी। और दूसरा है, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य यानी वहाँ का फेमस जो डांस है वो कौन सा है? ये दोनों सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। समास की मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो फर्स्ट पार्ट था यानी पहला भाग। उसमें मैंने तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास आपको पढ़ाए थे। आज हम जो 3 बचे हुए हैं उन समासों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, समास हमने पहले से लिखा हुआ है और इससे पहले समास से संबंधित एक वीडियो और बनाई गई है, जरूर आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसे जाकर देखें ताकि समास टॉपिक जो तत्व है व्याकरण का वो आपको समझ में आए। हमने उसमें 3 समास के बारे में आपको बताया है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास एक बार बहुत जल्दी में हम रिपीट करते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास में बताया था कि जब हम तत्पुरुष समास के शब्दों का विग्रह करते हैं यानी उनको तोड़ते हैं तो बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ऐसे ही लेंगे अव्ययी भाव समास को। पहचानते कैसे हैं कि जब हम विग्रह करते हैं और उसमें जो पहला पद होता है हमेशा उपसर्ग ही होता है। जरूरी नहीं विग्रह करने पर पहचान में, वो हमें पहला पद देखकर ही पहचान आ जाता है कि वो उपसर्ग है। और या फिर एक जैसे शब्दों की पुनः आवृत्ति होती है यानी रिपीटेशन होती है, जैसे रोज रोज, दिन दिन, घर घर आदि शब्द। दूसरा लेंगे द्वंद्व समास। ये हमने बताया था, इसकी पहचान दोनों ही पद प्रधान होते हैं, एक बराबर होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है दोनों की, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट यानी विलोम शब्द होते हैं और दोनों शब्दों के यानी अपोजिट वर्ड के बीच में हमेशा देखा होगा एक छोटा सा डैश होता है जिसको कि हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास। अब मैं आज आपको किताबी लैंग्वेज में यानी भाषा में नहीं समझाऊंगी क्योंकि मेरे ही एक सर हैं, मुझसे सीनियर हैं और मेरे प्रेरणादायक भी हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि कभी भी किताबी लैंग्वेज आपको ना समझाई जाए। तो हम आज अपनी ही भाषा में समझेंगे कि कर्मधारय समास को हम कैसे समझ सकते हैं, देखकर कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, अगर हमारे यहाँ पंडित जी हैं तो हम पंडित जी को कैसे पहचानते कि वो मंदिर में भगवान की पूजा, मंगल आरती करते हैं। उनकी वेशभूषा आदि से हम उन्हें पहचानते हैं। ऐसे ही शू मेकर हैं, टेलर हैं, तो हम अपने आसपास कुछ ऐसे समूह को जानते हैं जिनकी उनके कर्म से, उनके काम से ही उनकी पहचान होती है। आइए उदाहरण के तौर पर और समझते हैं। उदाहरण कर्मधारय समास का बहुत सिंपल और छोटा उदाहरण सबसे पहले लेंगे हम। काली मिर्च। देखिए ये क्या है, पहला पद और ये दूसरा। पहले भी पढ़ा था पूर्व पद और हमारा है उत्तर पद। तो हम क्या करेंगे, मिर्च लाल भी होती है, हरी भी होती है और काली भी होती है, लेकिन उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, उसके रंग रूप को देखकर। तो यहाँ जो मिर्च है यानी जो बाद वाला पद है, शब्द है उत्तर पद, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये काली जो शब्द लिखा है ये मिर्च की विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेष और ये विशेषण। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मिर्च कैसी है, काली है।
तो जब हम इसको विग्रह करते हैं तो क्या लिखेंगे? काली है जो मिर्च। अब हमने इसे कैसे पहचाना कि हम हमेशा इसे, हमें नहीं पहचानने आ रहा है तो हम इसको क्वेश्चन करके देखते हैं, यानी प्रश्न बना के देखते हैं। और प्रश्न में देखो कि कैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा यहाँ मिर्च कैसी है? काली। हम ले लेंगे जैसे नील मणि, ये हमारा पहला पद, दूसरा यानी पूर्व पद और उत्तर पद। हमारी जो मणि है वो कैसी है? नीली है। तो यहां लिखेंगे नीली है जो मणि। अब आप देखेंगे हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं कि मणि कैसी है, तो कैसे शब्द का प्रयोग हुआ? तो मणि हमारी कैसी है? नीली। मणि शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? नीली। मिर्च की विशेषता काली। तो आप समझते हैं जिसके रंग, रूप, आकार आदि की विशेषता यहाँ बताई जाती है वहां हमेशा हमारा कर्मधारय समास होता है। आइए और उदाहरण देखेंगे, पहले से रफ कर देते हैं। समझ में आ रहा होगा जैसा कि आपको। उदाहरण देखेंगे हम चंद्रमुख। दो शब्दों का मेल है यहाँ पर। अब आप देखेंगे हमने कहा था अभी कि प्रश्न बनाकर यानी क्वेश्चन करके देखेंगे मुख कैसा है? चंद्र यानी चंद्रमा के समान है। तो लिखेंगे यहाँ चंद्र जैसा मुख। दूसरा ले लेते हैं हम कोई और उदाहरण, घन श्याम। घन श्याम, श्याम कैसे है? घन के समान है। तो जब हमने अभी समझाया कर्मधारय समास वहां होता है जहां पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। विग्रह करने पर, विग्रह सबको पता है कि हम हमेशा कैसा इनकी क्वेश्चन करके उसको करेंगे ताकि हमारा विग्रह एकदम ठीक आए। चंद्र है, चंद्र जैसा मुख, पहले करी थी नीली है जो मणि, या हमने उससे भी पहले किया था, वैसे ही हम इसको करके जरूर देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे द्विगु समास। तो कर्मधारय समास आपको समझ आ गया होगा। हाँ, हम इससे पहले कुछ जो कि हमने सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में जो हमने प्रश्न एक पूछा था, दो पूछे थे, लेकिन हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी। आंसर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है चंद्रावल। हरियाणा की पहली जो फिल्म थी उसका नाम है चंद्रावल। तो आइए अब हम दूसरे समास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा द्विगु समास। इसके उदाहरण लिखेंगे यहाँ। अब देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं द्विगु समास क्या होता है हमारा। पहली बात तो इसमें जो हमारा पहला पद होता है हमेशा संख्यावाचक ही होता है, और संख्यावाचक पदों का जहाँ समूह होता है यानी कि एक ग्रुप होता है, उनमें फाउंडेशन होती है, वहां हमारा द्विगु समास होता है। जैसे कि सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, चौराहा। चौराहा सभी के घर के आसपास ही पाया जाता है यानी होता है। तो चौराहा हम किसे बोलते हैं? जहां चार रास्तों का समूह होता है, यानी जहां चार रास्ते आकर मिलते हैं। देखेंगे ये एक गली, ये है, ये है, ये और ये। तो इस वाली स्थान को यानी इस जगह को, इस प्लेस को हम क्या कहते हैं? चौराहा। क्यों? क्योंकि चार राहों का समाहार या समूह। तो यहाँ विग्रह करके लिखेंगे चार राहों का
समूह। आप देखेंगे जब भी हम विग्रह करेंगे तो हमारा जो पहला पद है, हमने अभी बताया था, हमेशा संख्यावाचक ही होता है। द्विगु समास की यह पहचान है कि पहला पद हमेशा हमारा संख्यावाचक ही होता है और विग्रह करने पर उस संख्याओं का एक समूह बनता है। ऐसे ही और उदाहरण भी देखेंगे हम, जैसे कि हमने ले लिया पंचवटी। पंच, यहाँ देखेंगे पहला पद क्या है हमारा, संख्यावाचक है, एक डिजिट आता है यानी एक संख्या आती है। वटी, तो यहाँ लिखेंगे 5 वटियों का समूह। और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि हमारा सप्ताह हो गया, मासिक हो गया, वार्षिक हो गया, शताब्दी हो गया, ये सब हमारे द्विगु समास में ही आते हैं। ले लिया जैसे कि हमने सप्ताह। सप्ताह, सप्त संस्कृत का शब्द है जिसको कि 7वीं संख्या में माना जाता है। तो सप्ताह, तो पहला पद संख्यावाचक हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 7 दिनों का समूह। और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि पंचानन, या फिर हम लेंगे नवरत्न, नवग्रह आदि, ये सभी हमारे द्विगु समास में ही आते हैं। आइए, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समास की ओर बढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे लास्ट बहुव्रीहि समास। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कर्मधारय। इससे ही हमारे बहुव्रीहि समास की थोड़ी बहुत पहचान होती है, लेकिन अलग होता है। पहले समझ लेंगे बहुव्रीहि जो समास है हमारा, इसमें जो 2 पद होते हैं वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ना ही इसमें पहला पद इंपॉर्टेंट होता है यानी प्रधानता होती है, ना ही दूसरे की, यानी कि बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे ही पद की प्रधानता होती है। जैसे कि हमने कहा दशानन, 10 है आनंद जिसके, फिर कौन है दशानन, सभी जानते हैं रावण। तो 10 आनंद यानी 10 सिर वाला रावण है, तो यहाँ कौन सा समास बना हमारा, बहुव्रीहि समास। यहाँ हम द्विगु समास नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक पर्यायवाची दशानन का रावण बनता है। अगर हम यहाँ इसको रावण नहीं लिखेंगे, 10 सिरों का समूह, तो हमारा द्विगु समास में आएगा, या 10 सिर वाला, तो हमारा अर्थात करके हम नहीं लिखेंगे तो कर्मधारय में आएंगे। जहां भी हम दोनों पदों को प्रधान ना मानकर किसी तीसरे पद को प्रधान मानते हैं, हमेशा वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि देखेंगे गजानन, गजानन किसे कहते हैं, सभी जानते होंगे, श्री गणेश को। तो जब हम इसे विग्रह करते हैं, गज पहला पद यानी गज जैसे, आनंद वाला, देखिए आनंद कहलाता है मुख, ठीक है। तो गज जैसे आनंद वाला कौन है, अर्थात, अर्थात गणेश। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब ये जो तीसरा पद होता है ये इसी का पर्यायवाची शब्द होता है। बहुव्रीहि समास में हमेशा पर्यायवाची शब्दों की प्रधानता होती है। आगे ले लेंगे नीलकंठ, अर्थ है, विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जिसका, या नीले कंठ वाला अर्थात कौन है, शिव। नीलकंठ, नील और कंठ
दोनों मिलकर एक तीसरे ही पद की ओर संकेत करते हैं। नीलकंठ है हमारा शिव, यानी कि नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द है शिव। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ले लिया हमने जैसे लंबोदर। लंबोदर जब हम ले रहे हैं तो लंबोदर का अर्थ क्या होता है? श्री गणेश को ही कहते हैं। तो यहां जब हम विग्रह करके लिखेंगे लंबा है उदर जिसका, या लंबे उदर वाला। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन है? गणेश। लंबा उदर यानी दोनों ही पद मिलकर हमारे तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। लंबोदर गणेश का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, कर्मधारय समास द्विगु और बहुब्री तीनों हमने पढ़ लिए हैं। हमने एक प्रश्न का जवाब आपको दिया था कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी। आपको जवाब मिला चंद्रावल। अब हम देखेंगे, हमने पूछा था कि गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। तो गोवा का जो लोक नृत्य है यानी फेमस डांस है, उसके लिए आप जान सकते हैं कि गोवा में आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस क्या है कि वहाँ ढक्कन बहुत खुलते हैं। ढक्कन से मतलब कि वहाँ पर ड्रिंक ज़्यादा पी जाती है। तो हम इसी ट्रिक पे यानी इसी रेस पे उसका आंसर यानी उसका उत्तर हम जानेंगे। वहाँ का जो फेमस डांस है तो उसका आंसर है, हम देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ दक्कनी। आप जानेंगे गोवा का जो लोक नृत्य है वो है दक्कनी। आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हर वीडियो में यानी आने वाली आगे जो भी वीडियो होंगी सब में आपको एक या दो प्रश्न जरूर मिलेंगे, जिनकी जानकारी से आपका जो सामान्य ज्ञान है वो थोड़ा तो बढ़ेगा। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्री हमने पढ़े। आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से कहूँगी, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले ही पहुँचे। धन्यवाद।